नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 131 करेंगे और जिन लोगों को सेट का पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। आप लोगों को यहाँ पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सवाल करते हैं। देखें, का ए और बी को मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करना है। टोटल 120 पेज वाला एक किताब टाइप करना है, ठीक है। का ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है और बी 5 घंटे में 40 पेज। ए अकेले पहले 60 पेज टाइप करता है तथा आखिरी के 60 पेज ए और बी मिलकर टाइप करेगा, तो पूरा किताब टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखें यार, यहाँ दिया है ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करेगा, तो आप बताना ए 9 घंटे में अगर 36 पेज टाइप करता है तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, 4 पेज। ओके ना, बराबर ये ए का एफिशिएंसी आ गया कि ए 1 घंटा में 4 पेज टाइप करेगा। का बी 40 पेज 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना, 40/5 यानी कि 8 पेज बराबर टाइप करेगा। ए और बी दोनों का एफिशिएंसी पता कर गए। अब आगे कहा कि ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है, तो ए को 60 पेज टाइप करने में समय लगेगा कितना, 1 घंटा में 4 पेज। 1 घंटा में 4 पेज तो 60 पेज ए कितने समय में टाइप करेगा, ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए यानी 15 घंटा में। 60 पेज टाइप हो गया, टोटल 120 पेज टाइप करना है। 60 पेज ये अकेले टाइप किया तो रिमेनिंग 60 पेज इसने बोला ए और बी मिलकर टाइप करता है, तो ए और बी अगर मिलकर टाइप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ए 1 घंटा में 4, बी 1 घंटा में 8, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 12 पेज। अगर 1 घंटा में 12 पेज तो 60 पेज कै घंटा में, 5 घंटा में। तो शुरू के 60 पेज टाइप करने में ए को अकेले 15 घंटा लगा, बचे हुए 60 पेज टाइप करने में बी को 5 घंटा लगा, तो टोटल 120 पेज टाइप करने में कितना समय लगा, 20 घंटा। आसान सा सवाल था। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है, तो उसका खर्च क्या है, 66.2/3% खर्च कर देता है। 66.2/3% का फ्रैक्शन 2/3। इनकम है 3, एक्सपेंडिचर यानी खर्च किया है 2, तो बताना सेविंग किया होगा कितना, 1, पर एक्चुअल में सेविंग किया है कितना, 1200। 1 बराबर 1200 का उसका मासिक खर्च क्या होगा, ए का मासिक खर्च बोला तो मासिक खर्च है 2 यूनिट। 1 बराबर 1200 तो 2 बराबर 12 दूना 2400। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो उधार दी गई धनराशि निकालना है। 9% रेट है और आप सबको पता है रेट यानी 1 ईयर का ब्याज है। 1 साल में 9% तो 2 साल में कितना, 18%। का उसी के बराबर दूसरी राशि को उसने 10% साधारण ब्याज के दर से उधार दिया, तो 10% के दर से 2 वर्षों में ब्याज मिलेगा कितना, 10 दूना 20%। और इन दोनों को मिलाकर टोटल ब्याज हो गया कितना, 38%। पर एक्चुअल में टोटल ब्याज मिला है कितना, 760 रुपया। मूलधन निकालना है यानी 100% कितना होगा, 38% 760 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो 100% कितना, 2000। अरे भाई, जैसे 38% है 760, तो बोला मूलधन यानी 100%, तो 760/38 गुना 100। 38 से दूना 76, 20 गुना 100 कितना, 2000। देखिए, किसी संख्या को किसी संख्या को 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए। किस संख्या को 6, 14, 18, 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाए। 6 है, 14, 18 और 38।
तो देखें यहाँ पे आपसे पूछा कि प्रत्येक में जोड़ी जाने वाली संख्या कौन, तो ऑप्शन में तो संख्या ही दिया होगा, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन ए में है 1, तो 6 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 7, 14 में 1 जोड़िएगा 15, ओके, 18 में 1 जोड़िएगा 19, 38 में 1 जोड़िएगा 39। क्या ये रेशियो समानुपात में है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखें यार, 2 है तो 6 या 2 8, 14 2 16 बराबर 18 2 20, 38 2 40। रेशियो लेंगे तो 1:2, यहाँ रेशियो लीजिएगा तो 1:2, यानी कि ये रेशियो जो है समानुपात हो गया। ये समानुपात हो गया, यानी प्रत्येक में जोड़ी जाने वाली संख्या कौन है? 2 है। एक तो तरीका ये है, आप लोग ऐसे भी कर लीजिए, पर इसमें कुछ खूबसूरत सवाल बनता है। जैसे पहले हम लोगों ने एक सेट में, 2 सेट में ऐसे सवाल किए थे, तो आपको तरीका याद होगा, तो आप वैसे ही रखिएगा ध्यान में, ताकि आप हर सवाल में वो चीज अप्लाई कर पाए। देखिए हमने बोला था इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना हो गया 8। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना हो गया 20। क्लियर है बात? अब क्रॉस मल्टी, आप चाहें तो इसका रेशियो भी ले सकते हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इवन प्लेस पे है जिसको कैंसिल कर देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 8 64, 8 6 14, तो इनका डिफरेंस आ गया कितने का? 24 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। 12 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 2, और यही x का वैल्यू यानी जोड़ी जाने वाली संख्या होगा। तो ये चीज अभी आपको लग रहा है कि सर इससे अच्छा तो ऑप्शन वाला ही रहेगा, लेकिन इसमें कई बार सवाल कुछ अलग पूछ देता है यार। अगर आपसे ये पूछ देता है, यहाँ संख्या पूछा तब ना आप ऑप्शन से कर लिए, क्योंकि ऑप्शन में संख्या दिया है। लेकिन अगर सवाल बोल देता कि 6 14 18 38 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाए, ठीक है, और आपसे अगर ये सवाल पूछ देता कि x + 6 का वैल्यू क्या होगा, तब तो ऑप्शन से आप नहीं कर पाते, फिर आपको x का वैल्यू निकालना पड़ जाता। तो आप ये तरीका ध्यान में रखिएगा। देखिए का 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकता है। ए 10 घंटे में भर देगा और बी 12 घंटे में। 10 और 12 का एलसीएम 60, 10 छक 60, 12 पचे 60। का यदि दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया गया तो ठीक 4 बजे शाम को टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद कर देना होगा? का दोनों नलों को 10 बजे ओपन किए हैं और शाम के 4 बजे टंकी भर जाए, इसके लिए नल ए को कितने बजे बंद करना होगा? तो आप पहले बताएं, 10 बजे दोनों को ओपन किए, 4 बजे टंकी भर गया, यानी टंकी टोटल कै घंटा में भर गया? 6 घंटा में। क्लियर है बात? अब आपसे बोला कि ए को कितना बजे बंद करना होगा। पहले ये जानना जरूरी है कि ए चला है कितना देर, ए ओपन रहा कितना देर। तो हमने मान लिया ए टी घंटे तक ओपन रहा, तो ये 1 घंटा में 6 लीटर भरेगा। 1 घंटा में 6 लीटर, टी घंटा में कितना? इतना भर देगा। ओके ना। अब यार टोटल टैंक अगर 6 घंटा में भरा, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी बी तो शुरू से लेकर अंत तक चला होगा, यानी कि 6 घंटा तक चला होगा। तो बी 1 घंटा में 5 लीटर भरता है, 6 घंटा में कितना भर देगा? 30 लीटर। टैंक भर गया यानी कि 60। ओके, टोटल कैपेसिटी। अब 6t बराबर 30 इधर आके घटेगा 30, तो t बराबर 5 घंटा, यानी ये 5 घंटा तक चला, उसके बाद इसको बंद कर दिए। का कितने बजे? तो यार 10 बजे तो दोनों ओपन हुआ था, 5 घंटा के बाद ए को बंद कर दिए, तो 10 5 15 यानी कितना बजे? 3 बजे ए को बंद कर दिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक ट्रेन ने x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे 6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया, तो x का मान निकालना। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर है आसान।
आपको पता है यहाँ क्रॉसिंग का डबल घटना घटा। कहा रेलगाड़ी एक्स के चाल से चलकर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। तो यहाँ ये पहला क्रॉसिंग का घटना है। आप बताना यार, एक्स किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में लाइएगा 5/18 से गुना। इतना मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर का 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितना, दूरी बराबर चाल गुना समय। और ये जो डिस्टेंस आया ना, चूंकि प्लेटफॉर्म को पार किया, तो आप सबको पता है सर, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेट के लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गई, यानी 30 सेकंड में तय की गई जो दूरी आया ना, ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के लंबाई का योग है। अगर इसमें से आप प्लेटफॉर्म का लंबाई घटा दीजिएगा तो क्या ये ट्रेन का लंबाई नहीं आ जाएगा? यस, ये ट्रेन का लंबाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड लाइन में क्या बोला, जो पढ़िए आराम से। कहा यार कि उसी दिशा में 6 के चाल से चल रहे आदमी को 20 सेकंड में, यानी सेम डायरेक्शन में चल रहे आदमी को 20 सेकंड में पार किया। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो चाल घट जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा 5/18 का। इतना के चाल से चलकर आदमी को 20 सेकंड में पार कर गया। तो 20 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। और आदमी को पार किया है, यानी रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई को पार किया। तो ये सेकंड डाटा से रेलगाड़ी का लंबाई, ये फर्स्ट डाटा से रेलगाड़ी का लंबाई, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है, अतः आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इस चीज को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 60। ओके, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आसानी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, का किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिख दिए गए थे। सही औसत क्या होगा? आप बताएं, एक बच्चा का जो अंक था एक्चुअल में था 36, पर आपने गलती से 63 लिख दिया, तो अंक ज्यादा ले लिए ना यार। तो अंक में कितने का वृद्धि हो गया, अंक में कितने का वृद्धि, तो 63 में से 36 गया, यानी कि योग में 37 का वृद्धि। आपने 37 ज्यादा ले लिए, का एक्चुअल में था 36 पर आपने ले लिया 63, यानी 27 नंबर बढ़ गया। 27 नंबर योग में वृद्धि हो गया। तो योग में अगर 27 का वृद्धि, तो एवरेज में कितने का वृद्धि हुआ? तो आपको पता है सर, योग को एवरेज में लाइएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा छात्रों का संख्या है कितना, 18 से डिवाइड करिएगा तो एवरेज आ जाएगा। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3/2, यानी कितना, 1.5। एवरेज 1.5 बढ़ गया। एक बार फिर से, अंक एक्चुअल में था 36 पर गलती से आपने ले लिया 63, तो कितना नंबर ज्यादा ले लिए, 27। अगर अंक में, योग में 27 का वृद्धि हो गया तो एवरेज में कितना का वृद्धि, योग को एवरेज में लाइएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा, यानी एवरेज में 1.5 का वृद्धि हो गया। बोला सही एवरेज क्या होगा? अगर आप गलती ना किए होते, देखें पहले एक्चुअल में एवरेज आया कितना, 60। अगर आप गलती ना किए होते, कहा 36 के जगह 63 ले लिए, योग 27 बढ़ गया तो एवरेज 1.5 बढ़ गया। तो एवरेज में 1.5 का वृद्धि होने के बाद एवरेज आया 60, यानी आपने गलती से एवरेज 1.5 ज्यादा ले लिया, जिसके कारण एवरेज आया 60। अगर गलती ना किए होते तो एवरेज 1.5 कम होता, यानी कितना एक्चुअल एवरेज होता, 58.5। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो 12 संख्या का योग कितना होगा? पिछले सेट में भी ऐसा एक सवाल था। 12 का योग कितना होगा? औसत गुना संख्या, यानी 12 गुना 42। आगे कहा अंतिम 5 का औसत 40 है। 5 का औसत 40 है तो 5 का योग क्या होगा? 5 गुना 40। और पहली 4 का औसत 44 है तो 4 का योग क्या होगा? 4 गुना 44। क्लियर यहाँ तक? आगे कहा यार छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। छठी संख्या जो है ये पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। छठी संख्या का ही रिलेशन पांचवी और सातवीं के रिस्पेक्ट में दिया। का ये छठी संख्या जो है पांचवी संख्या से 6 कम है, तो पांचवी अगर x है
तो छठी संख्या 6 कम यानी x माइनस 6 होगा। और ये छठी संख्या 7वीं संख्या से 5 कम है, तो इस बात को उल्टा करके भी तो आप बोल सकते हैं कि 7वीं संख्या जो होगा ये छठी संख्या से 5 ज्यादा होगा। एक बार फिर से का छठी संख्या 7वीं से 5 कम है, तो उल्टा करके बोल सकते हैं कि 7वीं संख्या छठी से 5 ज्यादा होगा। ओके, तो 7वीं संख्या कितना है x माइनस 1, तो यार 5वीं संख्या x है, छठी संख्या x माइनस 6 है और 7वीं संख्या x माइनस 1 है। तो आप बताइए ये 5 संख्या का योग, ये 4 संख्या का, तो 5 4 9 1 10 11 और 1 12, तो इन सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये सेकंड डाटा से 12 संख्या का योग और ये फर्स्ट डाटा से 12 संख्या का योग, दोनों 12 संख्या का योग आया था आपस में बराबर। ओके, 12 दूना 24, 12 चौक 48 2 50, ये है कितना मेरे भाई 40 बचे 200 और ये कितना है 44 है ना यार, यहाँ पे 44 है, 4 चौक 16 1 17, ठीक है। तो ऐड कीजिएगा दोनों को तो 376, 376 में से 6 गया 360, 360 में से 1 गया 359। अब वेरिएबल को ऐड कीजिएगा तो x प्लस x कितना 3x, तो 3x बराबर 359, उधर जाके घटेगा 5 4 145, 3 से काटिएगा तो x बराबर 3 चौक 12, 345 सही है क्या, 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा, सही तो है, 3 चौक 12, कहीं मिस्टेक है यार, ये 369 होगा ना यार, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 135, काटिएगा 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो x का वैल्यू आ गया 45। सवाल का 5वां और 7वां का एवरेज, 5वीं संख्या है x यानी कि 45, 7वीं संख्या x माइनस 1 यानी कि 44। अब इन दोनों का एवरेज बोला है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो ये 89/2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पचे 10, सॉरी यार क्या 2 चौक 8 और 2 चौक 8 सही तो है, 44.5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक व्यक्ति स्थान A से B तक एक निश्चित चाल x से जाता है तथा बाई के चाल से वापिस लौटता है, तो कुल यात्रा में उसका एवरेज स्पीड। आपको पता है अगर दो इक्वल डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करें तो एवरेज स्पीड होता है 2x बटा x प्लस बाई, और 3 समान दूरी को अगर 3 अलग अलग चालों के द्वारा तय करें तो एवरेज स्पीड 3x z बटा x प्लस बाई जेड प्लस zx, दोनों चीज आपको पता है। चले आगे देखिए का TF एक टावर F के साथ जमीन पर है, का एक टावर है TF जो F के साथ जमीन पर है, यानी कि F पॉइंट यहाँ है और ये T है। आगे कहा यार कि T का A से उन्नयन कोण x डिग्री इस प्रकार है कि tan x बराबर 2/5 है। देखे यार यहाँ पे कोई पॉइंट A है जिससे कहा टॉप का यानी कि T का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण दिया है x और बोला कि tan x जो है ये 2/5 है। क्लियर है बात यहाँ तक? आप बताएं इस वाला ट्रायंगल में tan होता है p/b, p यानी कि लंब है 2 और आधार है कितना 5, आधार यानी ये पूरा 5 है। आगे बढ़िए कहा AF बराबर 200 मीटर, ये AF जो है ना ये पूरा AF का लेंथ दिया है 200 मीटर, ये वाला पूरा 200 मीटर है। अब आगे सवाल का यार T का उन्नयन कोण एक बिंदु B से 22 डिग्री है और BF बराबर 80 है, या इसका मतलब है कि पॉइंट B जो होगा ये टावर के नजदीक होगा, और कहा कि B से जो उन्नयन कोण है T का ये 22 डिग्री है, तो बोला कि 22 डिग्री का मान और BF दिया है 80, 22 का मान पूछा है। तो देखें एक चीज बताइए, ये 5 यूनिट का वैल्यू है 200, 5 का वैल्यू 200 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, 1 का वैल्यू 40 तो ये हाइट यानी 2 यूनिट का वैल्यू 40 दूना 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक चीज बताना है, छोटा वाला ट्रायंगल को जरा आप गौर से देखिए,
इस वाला ट्रायंगल को देखें यार, ये जो ट्रायंगल है इसको आप देख पा रहे हैं 22 डिग्री, ये एंगल के सामने ये लंब है 80, आधार कितना 80। लंब और आधार अगर बराबर है इसका मतलब इस ट्रायंगल में बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। आपको ऐसे ना समझ में आया तो आप ऐसे देखें, लंब मालूम आधार मालूम, तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है tan, तो tan बाई बराबर p बट्टा b, p है 80 और b भी है 80, से 80 कितना बार एक बार, तो tan बाई का वैल्यू 1 और tan 1 कितना डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर, यानी कि बाई का वैल्यू 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। का रेलगाड़ी के चाल का अनुपात 6:5 है, स्पीड का रेशियो दिया है 6:5। का उनकी लंबाई का अनुपात 5:3 है, लेंथ का जो रेशियो है 5:3 है। तो का एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया टाइम जो है उसका रेशियो बताइए। आपको पता है खंबे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा, और पहला रेलगाड़ी का लंबाई 5 है, चाल 6 है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। सेकंड रेलगाड़ी का लंबाई 3 है, चाल 5 है, तो आदमी को पार करने में कितना समय लेगा, आदमी को पार करेगा यानी केवल अपनी लंबाई को पार करेगा, तो पार करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब क्रॉस कीजिएगा तो 55 25 6 3 18, 25:18, ऑप्शन सी। देखिए का 100 और 22 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात 16 और तृतीयानुपात 128 है, तो 100 और 22 का मान निकालना है। आप सबको पता है मध्यानुपात बराबर होता है, जैसे सपोज ए और बी ये दो नंबर है, इन दोनों का मध्यानुपात क्या होगा तो √a/b, और इन दोनों का तृतीयानुपात क्या होगा तो b² बट्टा है। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को पता होगा, मध्यानुपात √a/b और तृतीयानुपात b² बट्टा a। का यार कि दो नंबर का मध्यानुपात 16 और तृतीयानुपात 128 है, तो वे दोनों नंबर आपको बताना है, तो ऑप्शन से कर लेते हैं। दोनों नंबर तो ऑप्शन में दिया ही होगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर आप इसका मध्यानुपात निकालेंगे 8 और 16 का मध्यानुपात निकालेंगे तो √a/b यानी कि 8 × 16, तो 8 का तो वर्गमूल निकाल ही नहीं पाइएगा, तो ये होगा नहीं। यहाँ देखें यार, ये 16 और 32, 16 का तो वर्गमूल 4 पर 32 का वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे आप, तो ये भी खत्म। 8 और 32 है, क्लियर है, तो मध्यानुपात निकालिएगा 8 × 32, तो ये 32 होता है 16 दूना 32, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 × 16 इसका मध्यानुपात क्या आ गया 16। मध्यानुपात 16 है, और तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है b² बट्टा a, तो 32 का स्क्वायर यानी 32 × 32 और बट्टा a है कितना 8, तो 8 चौक 32 यानी 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128, तो ये टैली कर गया। 8 और 32 का मध्यानुपात 16 है और तृतीयानुपात 128 है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए का एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपए के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त करता है। 10 साल में कितना ब्याज मिला है इसको 130%। ओके, बोला रेट ज्ञात करें। आप सबको पता है रेट होता है 1 ईयर का SI% जो होता है ना, इसी को हम लोग रेट कहते हैं। 1 साल का जो ब्याज प्रतिशत होता है वही रेट कहलाता है। तो यार अगर 10 साल में 130% ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 साल में 130% तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 13%, और 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही अपना कहलाता है क्या रेट, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ 9500 का कोई यूज नहीं था, क्योंकि इसने सिंपल परसेंटेज ब्याज दे ही दिया था। टाइम दिया है कि 10 वर्ष में ब्याज मिलता है 130%, रेट बताइए, तो 1 साल में रेट होता है 1 साल का ब्याज, 10 साल में 130% ब्याज, तो 1 साल में ब्याज कितना 13%, और 1 साल का जो ब्याज होगा वही रेट होगा।
देखिए का एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। सीमा शुल्क यानी कि रोड टैक्स देता है, ठीक है ना। तो आप बताइए, आपने 500 रुपए कैश देकर घड़ी परचेज किया। अब विदेश से लाने में आपको 10% सीमा शुल्क देना पड़ा है। तो 10% अगर टैक्स दिए हैं तो आपका रेट बढ़ जाएगा ना यार। टैक्स दिए हैं 10% तो रेट बढ़ जाएगा। 10% टैक्स दिए तो बढ़कर हो जाएगा 110%। अब ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 पचे 55 यानी 550 रुपया। आगे कहा वह खरीदारों को 25% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। 25% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पे। यानी मार्क प्राइस अगर 100 है, 25 का डिस्काउंट दिया, 25 का डिस्काउंट दिया मीन्स बेचा कितना में? 75 में। अब का 75 में बेचा तो 20% लाभ हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 75 में बेचा, 20% लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना। 100/120 काटिएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 3 दूना 6, 3 से 25 दिया 75, तो 25 पचे 25 से 125/2। अब रेशियो ले लेंगे तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, 25 पचे 25 से 2 से सब में गुना। तो मार्क प्राइस 8, एसपी 6 और क्रय मूल्य कितना? 5। क्रय मूल्य है 5 पर एक्चुअल में दिया है कितना? 550 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 110। कहा आपसे बोला अंकित मूल्य बताइए। 8 का वैल्यू 1 बराबर 110, तो 8 बराबर 11 8 88, 880। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन बराबर होता है, आपको याद होगा, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। सिंपल है। तो रूट अंडर प्रसरण है कितना? 121, तो 121 का वर्गमूल 11, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। प्लस माइनस 11 मत मार दीजिएगा, रूट के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ से मानक विचलन हो जाएगा केवल 11। का एक दुकानदार एक मेज को 20% के छूट पर बेचकर 60% लाभ कमाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, यानी मार्क प्राइस अगर 100 है, 20 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में? 80 में। 60% लाभ कमाया, 80 में बेचे, 60 का लाभ कमाए। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना। 80 दूना 2 से 50 बार में, यानी क्रय मूल्य हो गया कितना? 50। चाहे तो रेशियो छोटा कर सकते, नहीं तो रहने दीजिए। का वह मेज को 40% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत, अगर 40% डिस्काउंट पर बेचता, देखें यार अंकित मूल्य 100, अब का 40% डिस्काउंट देता तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाता? 100 का चीज है, 40% छूट दे देता, यानी 100 का 40% 40 डिस्काउंट देता, तो अब बेचता कितना में? 60 में। तो उसे नया लाभ क्या होता? 50 में खरीदा, अब 60 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। परसेंट में रिजल्ट मांगा, 100 से गुना। 50 दूना 100, 10 दूना 20%। ऑप्शन है। देखिए ये एक संख्या दिया, इसमें कहा 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान कहने का मतलब हुआ प्लेस, स्थान यानी कि प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो यार आप पहले बताना 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 किस प्लेस पे है? तो आप बोलेंगे सर यूनिट प्लेस पे है, इकाई प्लेस पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे ही तो रीड करते हैं। 2 यूनिट प्लेस पे है तो 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। अब 4 का स्थानीय मान, तो 4 किस प्लेस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 4 पर 4 जीरो। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो कितना हो जाएगा? 89993। ऑप्शन नंबर डी। देखें आगे का किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। किसी संख्या के 8 गुने में, ऑप्शन से भी आप सवाल कर सकते हैं, जैसे 12 का 8 गुना कितना होगा? 12 8 96। इसमें 4 ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 100। और 100 जो है ये 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या है। 100 से अगर छोटा नंबर लेंगे तो 99, जो कि ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। पर आपसे बोला कि किसी संख्या के 8 गुने में, तो 12 8 96।
4 ऐड करिएगा, जो रिजल्ट आएगा ना, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 100 तो 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए का एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले और एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं, और कहा यदि उसका कुल प्राप्त अंक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। देखें यार, पहले भी कई बार हमने बताया, जब भी दो ग्रुप का चर्चा करे और एक बात अगर कॉमन करे तो आप एलिगेशन लगा लेना। का पहला परीक्षा जो है इसमें इसको 70% मार्क्स मिले हैं, और सेकंड परीक्षा जो है इसमें इसको 25 में से 20 अंक मिले हैं, तो आप परसेंटेज पता कर लेना यार। टोटल सेकंड पेपर जो है 25 नंबर का था और इसमें से इसने 20 अंक लेकर आए, यानी कितना परसेंट मार्क्स लेकर आया, तो 20 अंक लेकर आया। टोटल कितना में, 25 में, परसेंट तो 100 से गुना, 25 चौक 100, 20 चौक 80%। सेकंड पेपर जो 25 नंबर का था उसमें 80% मार्क्स आया ही इसका। क्लियर। अब आगे का दोनों को मिलाकर ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 78%। अब 78 में से 70 गया 8, 80 में से 78 गया 2, 1:4। दूसरे पेपर का अंक कितना है 4, पर एक्चुअल में कितने अंक का पेपर था 25 का, 4 बराबर 25। बोला पहला परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो पहला पेपर कितने अंक का था, 1 का, तो 4 बराबर 25, 1 बराबर कितना 25/4, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी 6.25 मार्क्स का ऑप्शन बी। देखिए का एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। का यह मानते हुए कि 1, 5 और 10 के सिक्के बराबर संख्या में, इन तीनों प्रकार के सिक्कों का संख्या बराबर, और बराबर कहने का मतलब ये होता है 1:1:1 का कुल धन 368 है तो सिक्कों की कुल संख्या। देखें यार, संख्या मालूम है तो मूल निकाल लीजिए। 1 रुपया का एक सिक्का है यानी मूल होगा 1। 5 रुपया का एक सिक्का यानी वैल्यू कितना 5 रुपया। 10 रुपए के एक सिक्का है यानी कि वैल्यू 10 रुपया। तो इन तीनों प्रकार के कॉइन्स को मिलाकर टोटल वैल्यू है कितना 10, 5, 15 और 1 16, पर एक्चुअल में दिया है कितना 368। तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 दूना 32, 16 तिया 48, 1 बराबर 23 है। तो कुल संख्या है तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल संख्या कितना 3, 1 बराबर 23, तो 3 बराबर 23 तिया 69, ऑप्शन ए। देखिए का पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 8 और 16 दिन में करेगा। पी जो है काम को 8 दिन में कर देगा एंड क्यू काम को 16 दिन में। 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 दूना 16 1 का उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा कर दिया। जब काम हुआ तो पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का रेशियो क्या होगा। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य, पी काम किया क्या यूनिट पर डे 2 यूनिट, क्यू काम किया कितना 1 यूनिट, तो दोनों द्वारा किए गए काम का रेशियो कितना 2:1। देखिए का 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 है तथा दूसरा में 6:7 है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितना मिश्रण को पहले कंटेनर के 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है। आसान सा सवाल है यार। कहा 2 कंटेनर है, पहला कंटेनर जो है इसमें शहद और वाटर का रेशियो है 4:3 एंड सेकेंड कंटेनर जो है इसमें शहद और वाटर का रेशियो है 6:7। अब कहा कि दूसरा बर्तन, यानी इन दोनों के अलावा कोई और दूसरा बर्तन है, यानी कि तीसरा बर्तन है, उसमें दोनों के समान मात्रा प्राप्त करने के लिए, समान मात्रा कहने का मतलब है कि शहद और वाटर का मात्रा सेम यानी कि 1:1। समान कहने का मतलब ये होता है 1:1 का रेशियो प्राप्त करने के लिए का पहले कंटेनर के 3.5 लीटर में दूसरे कंटेनर का कितना मात्रा मिलाया जाना चाहिए। एक्चुअल में सवाल ये है, एक बार फिर से सवाल का थीम पकड़िए। कहा कि 2 कंटेनर है जिसमें शहद और पानी के मात्रा का रेशियो क्रमशः 4:3 एंड दूसरा में 6:7 है। का एक अन्य बर्तन है, दूसरा है या तीसरा है कुछ भी बोले, एक अन्य बर्तन में
इनके समान मात्रा प्राप्त करने के लिए, यानी शहद और वाटर का सेम क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए का पहले मिक्सचर के 3.5 लीटर में दूसरे मिक्सचर का कितना क्वांटिटी मिलाया जाना चाहिए। मेन सवाल ये है। सवाल का थीम पकड़ लिया आप लोग। चलें अब सॉल्व करते हैं और देखें। ये सिंपल एलिगेशन वाला ही सवाल है। आप किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं। शहद पे लगाने का दिल है शहद पे लगा लीजिए, वाटर पे लगाना चाहते हैं वाटर पे लगा लीजिए। शहद पे लगाते हैं। देखें पहला में शहद है कि पहला का क्वांटिटी है 3.5 लीटर। यही आपसे पूछा है कि दूसरा का क्वांटिटी क्या होगा। पहला में शहद है कितना 4, टोटल 7 में। दूसरा में शहद है कितना 6, टोटल 7 में। दोनों को मिलाए जो नया मिक्सचर बना उसमें शहद और वाटर का रेशियो सेम, यानी 1:1, अर्थात नया वाला मिक्सचर में शहद 1 है, टोटल मिक्सचर कितना में 2 में। अब यार देखें आराम से, 7 अच्छे 13 होगा ना, खत्म है क्या। यहाँ 7 अच्छे 13। अब देखें यार बट्टा में जो फ्रैक्शन है इसको हटाना चाहते हैं। फ्रैक्शन को अगर हटाना चाहते हैं तो 7 13 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 13 2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 7 से 7 कैंसिल, 13 दूना 26, 26 चौक 4 छक 24, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा 104। यहाँ 13 से 13 कैंसिल, 7 दूना 14, 14 गुना 6, 6 चौक 24, 6 2 8 84। 2 से 2 कैंसिल, 13 सते 91। अब 104 में से 91 जाएगा कितना 13, 91 में से 84 जाएगा 7। क्लियर है। अब बताना पहले मिक्सचर का मात्रा है कितना 7 यूनिट पर दिया है 3.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5। 1 का वैल्यू 0.5, तो कहा कि दूसरे मिक्सचर का मात्रा कितना 13 यूनिट। 1 बराबर 0.5 तो 13 बराबर 13 5 65, यानी 6.5, ऑप्शन नंबर। देखिए कहा 2 वस्तुओं को 4% और 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। रेशियो पूछा है, क्या बोला विक्रय मूल्य का रेशियो बोला है, तो इस रियल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है। आप रेशियो डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल लें यार। पहला वस्तु को 4% लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य फिक्स होता 100%, 4% लाभ हुआ, यानी कि पहला को आपने बेचा है कितना में, पहला का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 104%। दूसरा को 10% लाभ पर बेचे, यानी कितना में बेचे हैं 110% में, और दोनों का रेशियो पूछा है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से कटता है क्या, नहीं कटेगा, तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, 52:55, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा 2 बहन की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके माता की आयु 52 वर्ष है। मदर का जो एज है ये दिया है 52। का पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो फादर का एज क्या हो जाएगा, माता से 2 बड़े हैं, यानी कि 54 साल। का बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन जो है, बड़ी सिस्टर जो है, यानी पहली सिस्टर का एज माता से आधा, माता का एज 52 है, तो बड़ी वाली सिस्टर का एज माँ का आधा, यानी कितना हो जाएगा 26 साल। तो छोटी बहन की आयु ज्ञात करना, यानी दूसरी बहन का एज निकालना। दोनों के एज में तो ऊपर ही बोल रखा है कि 2 वर्ष का अंतर है, कितने साल का 2 साल का। बड़ी वाली का एज 26 है, तो छोटी वाली 2 साल छोटी होगी, यानी कितने साल की होगी 24 साल की। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। माँ का एज कितना है यार 52 वर्ष है। उसके पिता की ओहो या फादर का एज, सॉरी यार, फादर का एज है 52 साल। और आगे कहा है कि माँ से 2, जो कि उनके पिता की आयु 52 वर्ष है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। अच्छा, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी कि माँ जो होगी वो पिता से 2 वर्ष छोटी होगी। माँ अगर पिताजी अगर माता से 2 साल बड़े हैं तो माँ का जो एज होगा पिता से 2 साल कम होगा। तो पिता का अगर 52 है तो माँ का एज 2 कम कितना हो जाएगा 50। और का बड़ी वाली बहन जो है माता की आधी है, 50 का आधा कितना 25। और दोनों बहन के एज में 2 साल का अंतर है, यानी छोटी वाली बड़ी से 2 छोटी होगी, यानी कितनी 23 साल, ऑप्शन नंबर 3। देखिए का किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग निकालना।
देखें आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5, 5 12 13, क्लियर है ना बात, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61। ये बेसिक ट्रिपलेट हैं, आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। और भी बहुत सारे हैं पर ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं, आप इतना याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए यार। देखें का एक सम चतुर्भुज है जिसका भुजा 41 सेंटीमीटर है, और आपको पता है सम चतुर्भुज है, नाम से ही क्लियर है, यानी कि सम यानी बराबर, चतुर्भुज यानी चार, इसके चारों भुजा बराबर होगा। अगर ये 41 है तो सब 41 41 हो जाएगा, चारों भुजा का लंबाई बराबर, क्लियर है। और एक प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा कि सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। सम चतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे समद्विभाजित करता है। ये बराबर ये और इसके बराबर ये हो जाएगा, क्लियर है। आप बताएं 90 पे समद्विभाजित करता है तो ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल क्या समकोण त्रिभुज होगा, ये राइट एंगल होगा। और राइट एंगल में 90 के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। राइट एंगल में 90 के सामने का भुजा कर्ण, तो ये कर्ण 41 है, तो 41 से रिलेटेड ट्रिपलेट आपको याद है क्या, तो आप बोलेंगे यस, 9 40 और 41, 9 40 41 हो जाएगा। तो आप बताइए, यानी कि 9 40 41 है, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है, और इन दोनों में से किसी को लंब किसी को आधार मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार इस राइट एंगल का कर्ण है 40, तो लंब अगर 9 हो तो आधार कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और सम चतुर्भुज में प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 पे समद्विभाजित करता है। अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40, ये 9 है तो ये वाला भी 9, यानी पहला डायगोनल हो गया 9 दूना 18, और दूसरा डायगोनल हो गया कितना, 40 दूना 80। दोनों डायगोनल पता कर गया। अब यहाँ कहा कि इसका एरिया 720 है, एरिया भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एरिया होता क्या है समचतुर्भुज का, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, पहला 18 दूसरा 80, 2 9 18, 9 8 72, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे चेक करने का जरूरत नहीं है, ये आपको सेट ही रहेगा डाटा। अब का दोनों डायगोनल्स का योग निकालना है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 98, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो बेसिक भी कर सकते हैं, पर थोड़ा टाइम ज्यादा आपका खराब हो जाएगा। बेसिक भी एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा यार। देखें ये राइट एंगल है, सॉरी राइट एंगल नहीं, सम चतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा कितना है, 41 41, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। अगर ये डायगोनल है D1 और ये डायगोनल है D2, तो आप बताइए ये वाला हो जाएगा D1/2 और ये डायगोनल हो जाएगा D1/2, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और ये D2/2 और ये भी D2/2। अब यार 90 डिग्री पे अगर समद्विभाजित करता है तो इस राइट एंगल में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हो गया क्या, यस। तो लंब स्क्वायर यानी कि D1 या D1 कर लीजिए ऐसे, लंब स्क्वायर D1 का स्क्वायर बट्टा 4 प्लस आधार स्क्वायर कीजिएगा तो D2 का स्क्वायर बट्टा 4 और बराबर में 41 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यार 1/4 अगर कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमको खुदे याद नहीं रहता। 4 चौक 16 यानी कि 1681। क्लियर है। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 4 8 32, हाथ में रहा 3, 4 छक 24 3 27, 4 2 6 6724। और सेकंड कंडीशन दिया है कि इसका एरिया होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, बराबर दिया है 720। तो D1 इंटू D2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 2 दूना 4 7 दूना 14, 140। अब आपके पास दो ठो रिलेशन आ गया, इन दोनों को यूज करके आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, पर काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा यार। तो आपको ट्रिपलेट बेसिक पता होना जरूरी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन 6a प्लस कॉस 6a माइनस 1 किसके बराबर है? या तो आप एंगल पुट करके बना ले यहाँ पे, नहीं तो बेसिक भी ये काफी आसान है। एक चीज बताना, आप साइन 6a है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब, लिख सकते हैं। कॉस 6a को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 1। अब आप सबको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और माइनस का 1। अब यार इसका वैल्यू तो पता ही है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा। तो ये 1 से ये माइनस का 1 कट गया, यहाँ बच गया 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ गया -3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 6, 8 और 10 भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया। परिवृत्त जो होता है, एक बार समझ लीजिए इस चीज को, ये राइट एंगल है, ओके ना। परिवृत्त कहने का मतलब होता है बाह्य वृत्त। अच्छा आप बताना, इस लाइन को जरा गौर से देखिए, तो ये लाइन अगर आप वृत्त के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये लाइन वृत्त का क्या है? व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास है। और यही लाइन जो है राइट एंगल का क्या है? कर्ण है। तो वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो कर्ण के बराबर होता है। व्यास अगर कर्ण के बराबर तो रेडियस क्या हो जाएगा? आपको पता है सर, डायमीटर का आधा। अगर डायमीटर h है तो रेडियस डायमीटर का आधा, यानी कि h/2 होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप बताइए, पहले भी हमने कई बार बताया है, नहीं हो पाएगा यार। ये राइट एंगल है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये अंतःवृत्त है। ये अंतःवृत्त का रेडियस है। तो राइट एंगल में अंतःवृत्त का रेडियस क्या होगा? तो याद रखिएगा P प्लस बी माइनस h/2। राइट एंगल में बाह्य वृत्त का जो रेडियस होगा ये कर्ण का जस्ट आधा होगा। बाह्य वृत्त का रेडियस कर्ण का आधा और अंतःवृत्त का रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2। तो ये दोनों याद रखिएगा, सवाल पूछता है डायरेक्ट। कई बार तो ये अंतःवृत्त का रेडियस डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ देता है। सवाल का 6, 8, 10 भुजा वाले राइट एंगल के परिवृत्त का एरिया। आप बताइए परिवृत्त का रेडियस क्या होता है? कर्ण का आधा। कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण है 10, तो रेडियस 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। अब एरिया बोला, वृत्त का एरिया होता है πr², यानी 5 का स्क्वायर, तो 25π, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये दिया है, आपसे पूछा a अनुपात b का वैल्यू, तो आप तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, पर ऐसे ही ये ज्यादा आसान है। देखें यार, अगर बाएं साइड आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कीजिएगा, सी एंड डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? a³ - b³। दाएं साइड भी सी एंड डी अप्लाई करेंगे, सी एंड डी यानी जोड़ कर ऊपर, तो जोड़ के ऊपर लिखिएगा कितना हो जाएगा? 343, और घटाकर नीचे तो 185 में से 158 घटाइएगा कितना? 27। अब बाएं साइड का क्यूब हटाइएगा तो दाएं साइड क्यूब रूट हो जाएगा। 343 का क्यूब रूट 7, 27 का 3, यानी ए बी का रेशियो 7:3। देखिए का दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, उनका HCF 24 है। तो HCF यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 को भी काटे और 11 को भी काटे। 5 और 11 दोनों को काटने वाली संख्या कौन है? 1 है। और 1 HCF हो जाएगा ना, 5 और 11 का HCF 1 यूनिट, पर एक्चुअल में HCF दिया है कितना? 24। तो 1 का वैल्यू 24 का दोनों संख्या का योग, तो 11 और 5 का योग कितना? 16। 1 बराबर 24, तो 16 बराबर कितना? 16 गुना 24।
6 चौक 24 इकाई स्थान पे 4 2 2 का है, तो 4 छक 24, 4 2 6, 16 दूना 32 यानी 384। ऑप्शन नंबर ए। कहा कि दो संख्या का, देखें यार, दो संख्या का अनुपात है 5:11, इनका HCF 24 है, तो 5 और 11 का HCF अगर निकालेंगे यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 को भी काटे 11 को भी काटे, 5 और 11 दोनों को काटने वाली संख्या कौन है? एक के अलावा तो कोई नहीं ना काटेगा यार, तो एक का वैल्यू 24 हो गया, का इन दोनों का योग यानी 16 का वैल्यू पूछा, 1 बराबर 24 तो 16 बराबर कितना? 384। आसान सा तो सवाल था। देखिए, का बेलन के आयतन का अनुपात x/y है, उनके व्यास का रेशियो a/b है, ऊंचाई का रेशियो पूछा है। पहले भी हमने बता रखा है, डायमीटर का जो रेशियो होगा वही रेशियो रेडियस का होगा। जैसे रेडियस मान लीजिए r1 r2 है, तो डायमीटर क्या होगा? रेडियस का 2 गुना यानी 2r1 2r2। अब रेशियो लिखेंगे तो 2 से 2 कटिए जाएगा ना, यानी जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो डायमीटर का, या उल्टा भी बोल सकते हैं, जो रेशियो डायमीटर का वही रेशियो रेडियस का। तो डायमीटर का रेशियो a/b है, तो रेडियस का भी रेशियो a/b हो जाएगा। ऊंचाई का अनुपात पूछा है। पहला बेलन का आयतन क्या होगा? 1/3। बेलन का आयतन है यार पागल, पाई r स्क्वायर। पहला का रेडियस है कितना? a, तो a का स्क्वायर इंटू हाइट, पहला का हाइट h1। दूसरा का आयतन होगा पाई r रेडियस है b, तो b का स्क्वायर इंटू हाइट है h2, और दोनों के आयतन का रेशियो x/y यानी x/y। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हाइट का रेशियो बोला h1/h2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा xb² बट्टा बाई a², xb² बट्टा बाई a²। ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।